जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम भारत की जनसंख्या संरचना जो अध्याय है उसमें बात करेंगे आयु वर्ग और साक्षरता पर। तो सबसे पहले हम बात लेते हैं आयु संरचना की। क्या है आयु संरचना? किसी दी गई जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या के मिलने वाले अनुपात को कहा जाता है। क्या फायदा है, क्या महत्व है इसका पढ़ने का? तो आयु संरचना से किसी देश की आश्रित व कार्यशील जनसंख्या की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो कार्यशील और आश्रित जनसंख्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए आयु संरचना का अध्ययन है वो किया जाता है। आयु वर्ग की दृष्टि से भारत में जो जनसंख्या है उसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, यानी आयु वर्ग के 3 ग्रुप है। एक चीज आपको याद होगी, हम चौथे अध्याय में जो हमने वर्ल्ड का जो संरचना की बात की थी, जनसंख्या संरचना की, उसमें इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं भी ये क्या है। बस यहां हमें सिर्फ इतना ही बात करनी है, इंडिया के आंकड़े इसमें डालने हैं बस। तो आयु वर्ग की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा है, या यूं कह दें भी 3 आयु वर्ग है। कौन कौन से हैं? एक है बाल आयु वर्ग, जिसमें 0 से 14 वर्ष के जो आयु है के जो बच्चे हैं उनको शामिल किया जाता है। दूसरा आता है वैश्यक आयु वर्ग, इसमें 15 से 64 वर्ष के जो व्यक्ति है उनको शामिल किया जाता है। तीसरा आता है वृद्ध आयु वर्ग, जिसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल रहते हैं। तो बात करते हैं पहले बाल आयु वर्ग की। तो भारत की जो 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल आयु वर्ग यानी 0 से 14 वर्ष, ध्यान दीजिए यहां 0 से 14 की बात हो रही है, 0 से 14 वर्ष की जो आयु की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत रेशो है वो है 29.5। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बाल आयु वर्ग की प्रतिशतता कितनी है? वो है 29.5। और हमें ये अच्छे से पता है जो बाल आयु वर्ग होता है वो आश्रित आयु वर्ग होता है, क्योंकि बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग दोनों ही किस पर डिपेंड करते हैं? कार्यशील आयु वर्ग या कार्यशील जनसंख्या पर डिपेंड करते हैं। तो बाल आयु वर्ग आश्रित जनसंख्या है, जिसकी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार संख्या कितनी है? 29.5% है। दूसरी बात करें वैश्यक आयु वर्ग, जो 15 से 64 वर्ष है। 15 से 64 वर्ष के जो आयु वर्ग की 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की बात करें तो वो है 62.5%, 62.5% है। और इस वर्ग की या इस जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। और इस आयु वर्ग में जितनी अधिक जनसंख्या होगी राष्ट्र उतना ही अधिक विकास करेगा। तो ध्यान दीजिए, कार्यशील जनसंख्या या वैश्यक आयु वर्ग की भारत में जो संख्या है 2011 के अनुसार वो 62.5% है। तीसरा आता है वृद्ध आयु वर्ग, जो 65 वर्ष से अधिक वाला है। इसकी 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 8.0। ध्यान दीजिए, एक जगह आपकी पाठ्य पुस्तक में 8.4 भी लिखा है, लेकिन वृद्ध आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो 8% है, और ये भी आश्रित जनसंख्या है, आश्रित आयु वर्ग है। तो बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग दोनों ही आश्रित आयु वर्ग है या आश्रित जनसंख्या है, और दोनों ही कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु वर्ग पर डिपेंड करती है। और जिस देश में वृद्ध आयु वर्ग की संख्या अधिक होती है उस राष्ट्र के विकास में बाधा उतनी ही ज्यादा आती है। यह भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यह था एक सामान्य जानकारी आयु वर्ग के प्रकार। भारत में कितने? 29.5 बाल में आगे, 62.5 वैश्यक में आगे, और 8% के आसपास है वो वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या है।
एक चीज यहां हम आपको और भी बताना चाहेंगे, आपको याद होगा हमने जो तीसरा चैप्टर पढ़ा था उसमें हमारा एक अंतिम टॉपिक था जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। उसकी हमने विभिन्न अवस्थाओं की बात की थी और उसमें हमने ये बात की थी कि भारत किस अवस्था में आता है। तो उसी चीज को यहां पर इस आयु वर्ग में एक बार फिर हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आयु संरचना के इस टॉपिक में भारत जननांकिकीय संक्रमण की किस अवस्था में आता है, एक तो ये प्रश्न बन गया। तीसरी अवस्था में आता है। फिर दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि भारत जननांकिकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में आता है, क्यों, कारण दीजिए। तो इसका एक लाइन में उत्तर बनता है, वो है क्योंकि यहां प्राकृतिक वृद्धि दर है वो उच्चतम है। प्राकृतिक वृद्धि दर को मैंने आपको बताया, जन्म दर में से मृत्यु दर घटा दीजिए, वो प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है। तो तीसरी अवस्था में है क्योंकि यहां प्राकृतिक वृद्धि दर उच्चतम है, ये लिख सकते हो। या आप जो तीसरी स्टेज का जो नाम है क्या है, उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। तो भारत तीसरी अवस्था में है, क्यों है, क्योंकि वहां की जनसंख्या में उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर है, यानी जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कुछ कम है। इसलिए भारत जननांकिकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में आता है। तो ये भी आप अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लें, एक अच्छा प्रश्न बनता है। तो आयु संरचना में हम एक तथ्य को और शामिल कर लेते हैं। यहां पर हमने बाल आयु वर्ग किया, ठीक है, ये तो कार्यशील और आश्रित जनसंख्या के हिसाब से ये रेशो निकाल लिया जाता है। अब एक आंकड़ा इसी आयु संरचना में हम और निकालते हैं अलग से, वो है बाल जनसंख्या का। इसका जिस प्रकार भारत की जनसंख्या का विश्लेषण होता है उसके अनुसार भविष्य में देश की किसी प्रदेश की सिचुएशन क्या होगी, इसलिए 0 से 6 आयु वर्ग के आंकड़े भी अलग से निकाले जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं बाल जनसंख्या 2011। बाल जनसंख्या मतलब 0 से 6 वर्ष की बच्चों की बात करें, 0 यानी जन्म हुआ है जिसका, तो जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की क्या सिचुएशन है, कितनी संख्या है, किस राज्य में ज्यादा है, किस राज्य में प्रतिशत मात्रा ज्यादा है, किस राज्य में न्यूनतम प्रतिशतता पाई जाती है, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो बाल जनसंख्या 2011 के आंकड़ों की बात करें तो कुल जनसंख्या है देश में 15.8 करोड़। 15.8 करोड़, तो ये कुल जनसंख्या है। जो देश के अंदर प्रतिशतता के हिसाब से बात करें तो इसकी प्रतिशतता बनती है 13.12%। तो देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 13.12%। और कुल जनसंख्या बाल यानी 0 से 6 वर्ष वालों की कितनी है, वो लगभग 15.8 करोड़ है। एक प्रश्न और भी बन जाता है, दशकीय वृद्धि दर यानी 2001 से 2011 के मध्य बाल जनसंख्या की वृद्धि दर क्या रही। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है ये। एक तो आप ध्यान दीजिए ऋणात्मक रही, यानी इसका मतलब 2001 की तुलना में 2011 में बाल जनसंख्या घटी है यानी नेगेटिव है, यानी नकारात्मक है, यानी ऋणात्मक है। और कितनी घटी, 3.08%। तो दशकीय वृद्धि दर है वो ऋणात्मक है, ध्यान दीजिएगा, -3.08% है। तो 15.8 करोड़ कुल जनसंख्या, देश की प्रतिशतता के हिसाब से बात करें देश में तो 13.12% है, और दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही जो 3.08% है। अब बात कर लेते हैं किस स्टेट में बाल जनसंख्या का जो संख्या है, बाल जनसंख्या वो सबसे अधिक है, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। तो बाल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यानी प्रथम स्थान रखता है, जहां 2.97 करोड़ जनसंख्या है बाल जनसंख्या। आंकड़े याद रहे तो ठीक है, वरना यह ध्यान रहे कि प्रथम स्थान है वो यूपी का है, और दूसरे स्थान की बात करें तो बिहार का है। मोस्टली हमें पता ही है यूपी बिहार, हम अक्सर साथ ही बोलते हैं कि किस इलाके का है, कि यूपी बिहार का होगा। तो प्रथम स्थान है बाल जनसंख्या में यूपी स्टेट का, और दूसरा स्थान है
वो बिहार स्टेट का है। ये तो है संख्यात्मक रूप से। अब हम बात करते हैं प्रतिशतता की दृष्टि से, परसेंटेज के हिसाब से। तो प्रतिशत की दृष्टि से बाल जनसंख्या सर्वाधिक कहां है, सर्वाधिक मतलब जिसका प्रथम स्थान होगा, तो वो स्टेट है मेघालय। मेघ गरजते हैं जहां, मेघालय। और कितना है, 18.75% है। और दूसरे स्थान पर आता है बिहार। और बिहार का जो परसेंटेज है लगभग आई थिंक 17.9%। तो सब एक नंबर पे स्टेट आता है प्रतिशत के हिसाब से मेघालय, और 2 नंबर के हिसाब से बिहार आता है। न्यूनतम की बात करें, सबसे कम बाल जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य का है, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु का बाल जनसंख्या जो रेशो है वो सबसे कम है, और वो है 9.56%। और इसके बाद गोवा आता है 9.57 के आसपास आता है। तो तमिलनाडु में सबसे कम बाल जनसंख्या पाई जाती है, सबसे अधिक बाल जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से मेघालय की है। जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो 1 नंबर पे यूपी आता है और 2 नंबर पे बिहार आता है। और दशकीय वृद्धि दर है वो बाल जनसंख्या की, आपको मैंने कहा ऋणात्मक 3.08% है, नेगेटिव है। और प्रतिशत 13.12%, और कुल जनसंख्या है वो 15.8 करोड़ है। तो ये थी आयु संरचना पर बात, उसका महत्व, तीनों आयु वर्ग में परसेंटेज, और जननांकीय संक्रमण की भारत किस अवस्था में आता है, और बाल जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। तो ये अपना एक बिंदु पूरा होता है आज का आयु संरचना। तो अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो है हमारा साक्षरता का, लिटरेसी का। आपको पता है साक्षरता क्या है? साक्षरता किसी भी सभ्य समाज के विकास का मापदंड है, और इसका जो प्रभाव है साक्षरता का, यानी पढ़ाई का, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव है वो जनता के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। पढ़े लिखे की सोच और अनपढ़ की सोच में दिन रात का फर्क होता है। वो जैसे ही हम उससे बात करेंगे उसका जो फर्क है वो हमें अवश्य दिखाई दे जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं, पहले आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं भारत की जनसंख्या। 1901 में भारत की साक्षरता दर थी 5.35%, नाम मात्र की, यानी 5.35% 1901 में। 1961 की बात करें तो यह साक्षरता दर हो गई 28.30%। 2001 में यह बढ़कर होगी 64.83%, और वर्तमान 2011 वाली जनगणना के अनुसार हो गई 74.04%। ये प्रोविजनल डाटा है, फाइनल डाटा नहीं है। फाइनल डाटा 73% था, पूरा 73। ठीक है, तो 1901 में तो 5.35%, यानी बहुत ही नाम मात्र की। 1961 से 2011 की बात करूं आप, 1961 में 28.30 और 2011 में होगी 74.04, यानी कह सकते हैं लगभग इन 50 वर्षों में भारत की साक्षरता है वो 3 गुना हो गई। तो 1961 से 2011 के मध्य भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी हो गई? 3 गुना हो गई। ये हमें इस आंकड़े से पता चल रहा है। साथ में एक बोर्ड परीक्षा के हिसाब से 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं जो यहां पर लिखे हैं। देखिए, सन 1961 के बाद साक्षरता में तीव्र गति से वृद्धि हुई, यानी 3 गुना ग्रोथ हुई 1961 के बाद। यह प्रश्न ऐसे आ सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में साक्षरता में तीव्र गति से वृद्धि हुई, इसके कारण बताइए। 1 कारण, 2 कारण, 3 कारण आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 61 से 11 में 3 गुना ग्रोथ होने का जो प्रमुख कारण रहा, वो 3 जो बातें हैं वो यहां पर है। नंबर 1, विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना। तो आजादी के बाद जगह जगह स्कूलों की स्थापना की गई, तो स्वाभाविक था साक्षरता बढ़नी थी, यानी एजुकेशन बढ़नी थी। दूसरा आता है शिक्षा संबंधी सरकारी नीतियां, पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू की गई, तो ताकि लोगों का रुझान बने
ये कंडीशनें लागू की गई भी हाँ हमें पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से ये करना चाहिए। तीसरा आता है शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस आ गई लोगों में, उन्हें लगने लग गया था भी भैया बिना पढ़े लिखे पार नहीं पड़ेगी। तो ये तीन प्रमुख बातें हैं जिनकी वजह से ग्रोथ है वो लिटरेसी में ज्यादा बढ़ रही। हालांकि फिर भी ऑल ओवर बात करें तो हम बहुत पीछे हैं, अभी भी हमें और ज्यादा लिटरेसी रेट की आवश्यकता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना, शिक्षा संबंधी सरकारी नीतियां और शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता, ये कारण रहे 1961 के बाद साक्षरता दर की ग्रोथ में। एक इसी प्रकार का प्रश्न बन सकता है पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता को लेकर। प्रश्न क्या बन सकता है वो देखिए कि पुरुष साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता में तीव्र वृद्धि के कारण क्या है। भी पुरुष साक्षरता भारत की ज्यादा है, लेकिन महिला साक्षरता है वो ज्यादा ग्रोथ कर रही है पहले की तुलना में। उसमें जो अंतर है पहले और अब में वो बढ़ रहा है पुरुष की वजह से, पुरुष की तुलना में, सॉरी। तो इसके भी हम तीन प्रमुख कारणों पर बात कर रहे हैं। पहला है सामाजिक जागरूकता, जो हमने ऊपर भी कहा। तो सामाजिक जागरूकता, लोगों में ये जागरूकता आ गई है भैया बेटी को भी पढ़ाना है, ये जागरूकता लोगों में आ गई है, समाज जाग चुका है इस चीज को लेकर। दूसरा है सरकारी प्रोत्साहन, गवर्नमेंट लड़कियों को अच्छा प्रोत्साहन दे रही है, स्कूटी योजना, साइकिल योजना, निःशुल्क योजना, टीवीएस जो योजना है, बहुत से यानी फ्री में एजुकेशन मिल रही है। तो यानी लड़कियों के लिए बहुत से स्कॉलरशिप की जो योजनाएं हैं वो गवर्नमेंट है वो दे रही है। जगह जगह जो लड़कियों के स्कूल है उनकी स्थापना भी की जा रही है। तीसरा है लैंगिक भेद में कमी, लोग अब लड़के और लड़की में जो डिफरेंस है वो अब कम करने लगे हैं। तो सामाजिक जागरूकता, सरकारी प्रोत्साहन और लैंगिक भेद में कमी, यानी लड़के और लड़की में भेद कम हो गया। इन वजह से महिला साक्षरता में जो ग्रोथ है वो पुरुष साक्षरता की तुलना में ज्यादा हो रहा है। तो ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण प्रश्न भी थे और इन डाटा के आधार पर हमने इसको क्लियर किया। अब आते हैं हमारे मूल मुद्दे पर, भारत की साक्षरता दर क्या है सन 2011 में। इसमें हम अब क्या बात कर रहे हैं, भारत की कुल साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर, तीनों पर बात कर रहे हैं। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए अनंतिम यानी प्रोविजनल डाटा जो दिए गए वो भी बताने जा रहा हूं और साथ में जो बाद में फाइनल डाटा जारी हो गए थे वो भी बताने जा रहा हूं। अब आपको एक चीज पहले ही क्लियर एक बार और कर देता हूं कि कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये मैं आशा करता हूं। आप भले ही किताब वाले ही डाटा याद कर लें, ठीक है, तो लेकिन मैं चाहता हूं आप में समझ विकसित हो जाए भी हाँ फाइनल डाटा ये थे। तो अब आपके सामने है वो पूरी टेबल जिनके आंकड़े हमें इस टॉपिक में पता होना चाहिए। जरूरी नहीं परसेंटेज सबकी पता हो, मेन ध्यान हो। हम बात करेंगे भी किस किस की। सबसे पहले तो बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता कितनी है। तो भारत की कुल साक्षरता रही 74.04%। ये प्रोविजनल डाटा है, मैं पहले बता रहा हूं, अनंतिम जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, जबकि फाइनल डाटा ये है 73.0। तो प्रोविजनल डाटा ही पर मैं जोर दूंगा आपके सिलेबस के अनुसार, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, फाइनल डाटा भी बताऊंगा। तो कुल साक्षरता दर 74.04%। और अब इस कुल साक्षरता में पुरुष साक्षरता की बात करें, भारत के अंदर 2011 के अनुसार कुल साक्षरता पुरुषों की तो वो है 82.14%, 82.14%। और महिला साक्षरता रही 2011 में 65.46%। तो कुल साक्षरता इधर 74.04, पुरुष साक्षरता 82.14, महिला साक्षरता 65.46 रही, 65.4646% रही। और अंतिम फाइनल डाटा 73 रहे कुल, पुरुष साक्षरता 80.9% रहा और महिला साक्षरता 64.6% रहा, यानी अनंतिम से बाद में घट गए कुछ आंकड़े। अब बात करते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय औसत हो गया, ठीक है। इससे किन की साक्षरता ज्यादा है
और किन की साक्षरता दर है वो कम है, उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें सबसे प्यारा प्रश्न बनता है भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य की है और कितनी है, ये ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा और कम की परसेंटेज भी आपको ध्यान रखनी है, पुरुष में भी और महिला में भी। तो भारत की कुल साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, केरल केरल केरल। और प्रोविजनल डाटा क्या कहता है, यह कहता है 93.91% रही, जबकि फाइनल डाटा 94 का कह रहा है, भी 94% रही। तो सबसे ज्यादा भारत में साक्षरता दर केरल की, 2 नंबर पे आता है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी प्रोविजनल डाटा है 92.2% और फाइनल डाटा है वो है 91.8%। मिजोरम की बात करें तीसरे नंबर पे आता है, इसके प्रोविजनल डाटा है 91.58% और फाइनल डाटा है वो है 91.3%। तो 1 नंबर पे राज्य है साक्षरता में केरल, 2 नंबर पे है लक्षद्वीप और 3 नंबर पे आता है मिजोरम। ये तो कुल साक्षरता की बात। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहां पर है, तो वो है लक्षद्वीप में। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों का साथ ही चला है लक्षद्वीप, जिसकी पुरुष साक्षरता दर है 96.0, जो बाद में फाइनल डाटा आए 2 साल बाद, उसके में अंदर डाटा रहा 95.6%। तो लक्षद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है वो पाई जाती है। 2 नंबर पे आता है केरल। केरल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन पुरुष साक्षरता की दृष्टि से केरल का स्थान दूसरा है, लेकिन महिला साक्षरता की दर में केरल 1 नंबर पे है। तो गौर कीजिए, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य केरल, पुरुष साक्षरता में केरल की पोजीशन 2 नंबर पे आती है 96.10%, और महिला साक्षरता की बात करें तो केरल 1 नंबर पे आता है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता पूछे तो केरल, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता पूछे तो लक्षद्वीप, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता पूछे तो केरल है। केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो लक्षद्वीप, और राज्य पूछ ले तो केरल पुरुष साक्षरता में भी आ जाएगा। यहां केरल की जो महिला साक्षरता दर है वो प्रोविजनल डाटा में 92% थी, जो फाइनल में थोड़ी सी बढ़ के 92.1% होगी। मिजोरम 2 नंबर पे आता है, जिसकी साक्षरता दर फाइनल में और प्रोविजनल में दोनों में ही 89.3% रही। तो भारत की कुल साक्षरता दर 74, 82, 65, मोटा मोटा बोल रहा हूं एक बार, 74, 82, 65, सर्वाधिक साक्षर केरल, फिर पुरुष में लक्षद्वीप, महिला में केरल। तो ये तो आपसे वैसे भी पूछ सकता है प्रश्न भी, 2011 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता की गणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले किन्हीं 2 राज्यों के, 4 राज्यों के नाम बताइए। तो आप कम से कम 2 ध्यान दीजिए, 2 नहीं तो कम से कम आपसे निवेदन है एक तो पढ़ लीजिएगा, एक दूसरे से बार बार पढ़िए। केरल लक्षद्वीप केरल, केरल लक्षद्वीप केरल 74, 82, 65, ठीक है। और अगर फाइनल डाटा याद है तो 73 आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा के रूप में भी। हाँ, ये अनंतिम आंकड़े हैं, प्रोविजनल डाटा है, और ये फाइनल डाटा रहा जो कि 1.5-2 साल बाद में जारी हुए थे। ये 1 मार्च के अनुसार है, वो बाद में सारा कहते हैं ना, जब उत्तर की जांच करते हो आप पूरा पेपर करके पढ़ते हो, दोबारा कोई गलती तो नहीं होगी, बस ये समझ लीजिए वो चीजें हैं। अब आती है राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्यों की बात। तो सबसे पहले तो बात करते हैं भारत में न्यूनतम साक्षरता किस राज्य की है, वो है बिहार। बिहार की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है, जो 63.82% रही प्रोविजनल डाटा में, फाइनल में ये 61.8% होगी। उसके बाद कम वालों में है जम्मू कश्मीर 68.74% और फाइनल डाटा में 67.2% होगी। तीसरे नंबर पे राजस्थान आया अपना 67.06, जिसके फाइनल डाटा हो गए बाद में 66.1%। तो सबसे कम साक्षरता दर है वो बिहार की, सबसे अधिक केरल की, सबसे कम बिहार की, फिर 2 नंबर पे जम्मू कश्मीर, 3 नंबर पे राजस्थान। इसी तरीके से पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे कम पुरुष साक्षरता है वो बिहार की है, 73.5 प्रोविजनल डाटा, और फाइनल डाटा हो गए थे 71.2%। और 2 नंबर पे आता है फिर अरुणाचल प्रदेश, जिसका है 73.69 और फाइनल डाटा है 72.6%। और महिला साक्षरता की बात करें
तो आपकी किताब के अनुसार बात कर लेता हूं पहले, जो अब गलत हो चुका है। महिला साक्षरता दर आपकी किताब कहती है राजस्थान में सबसे कम रही, जो कितनी बताई उसने, 52.70% बताई। और 2 नंबर पे बता रही है आपकी पाठ्य पुस्तक बिहार, जिसकी साक्षरता दर 53.3% है। तो आपकी किताब के अनुसार 2011 में महिला साक्षरता दर राजस्थान की सबसे कम रही और बिहार की 2 नंबर पे रही। अब आप देख लीजिए कहानी कैसे बदल गई है। जब फाइनल डाटा आए 1.5-2 साल बाद में, तब राजस्थान के फाइनल डाटा हो गए 52.1% और बिहार के हो गए 51.5%। बोलो भाई, अब सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो गया? बिहार हुआ। तो आपको कहीं कंफ्यूजन हो, या तो आप किताब के अनुसार पढ़ ले, आपको तो बोर्ड का पेपर का रहता है, वो पास कर दो। कंपटीशन की सोच रखने वालों को मैं ये कहूं, आपको ये रहे तो ठीक है, वरना आप ये कह सकते हो अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार, फाइनल डाटा के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार है। सबसे कम साक्षरता वाला भी बिहार, पुरुष साक्षरता वाला भी बिहार और महिला साक्षरता वाला भी बिहार है। 2 नंबर पे राजस्थान है। ठीक है, और आपके कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अपनी किताब के साथ चलते रहो। भी राजस्थान में सबसे कम 52.70, बिहार में 2 नंबर 53.3। बस हाथ जोड़ के निवेदन है, कंफ्यूज मत होना। सर ये 2 डाटा क्यों लिखे हैं? अब कई बच्चे वीडियो पूरा नहीं देखते और पहले ही प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। सर 2 डाटा तो किताब में है ही नहीं, तो 2 डाटा कहां से आएंगे? प्रोविजनल डाटा पढ़ने हैं, पढ़ लो। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो उनको, क्योंकि कल को आप कंपटीशन का पेपर दोगे तो वहां पर ये प्रोविजनल डाटा काम में नहीं आएंगे, वहां पर आपको फाइनल डाटा ही काम में आएंगे। तो मैं चाहता हूं कुछ तो बच्चे होंगे जिनको ये समझ में आ रहा होगा भी फाइनल और प्रोविजनल का क्या मतलब है। 1 मार्च 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े 31 मार्च को जारी हुए वो प्रोविजनल डाटा है। उसके बाद मैं सन तो भूल रहा हूं, 14 के लास्ट तक, यानी लगभग 12-13 2 साल के आसपास, लगभग 2 साल के आसपास बाद में जो आंकड़े जारी हुए, कुछ क्षेत्र के रहे हुए थे वो भी शामिल हो गए, तो थोड़ा सा आंकड़ों में चेंज आ गया, उनको कहा गया फाइनल डाटा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं प्रोविजनल डाटा, फाइनल, प्रोविजनल, फाइनल। तो आप अगर प्रोविजनल के हिसाब से चलोगे तो आपको आपकी किताब के अनुसार ही डाटा मिलेंगे। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिटरेसी का, साक्षरता का, और साक्षरता दर कैसी क्या रही उस पे। और एक चीज, अगर आप इस पैटर्न को देख पा रहे हो तो आप एक निष्कर्ष निकाल पा रहे हो यहां पर भी, उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत के अंदर साक्षरता दर है वो ज्यादा है। तो उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत ज्यादा साक्षर है। और एक चीज, अगर ये इंडिया का मैप है तो आंतरिक भागों के स्थान पर जो तटीय भाग है, समुद्र के किनारे वाले जो स्टेट है, वहां पर लिटरेसी रेट है वो ज्यादा है। तो ये था आज की इस वीडियो क्लास में हमारे 2 टॉपिक, जिसमें हमने आयु संरचना और भारत की लिटरेसी साक्षरता पर बात की है। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट डाल दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत।